मिला। कम से कम आज 20 से 25 ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि मार्केट में हैं। आपके सामने ही ये चीज़ ऊपर आई और आज ये जो रूल आया है आरबीआई का, सर मैं इतना जानना चाहता हूँ कि अगर ये पहले से डिस्क्रिपेंसीज अगर इनको दिख रही है तो इसको पहले क्यों नहीं रोका गया और एकदम से ये डिसीजन कैसे? मैं इस केस के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जनरली जब सुपरविजन चल रही है तो आप डिस्क्रिपेंसीज नोट करेंगे, फिर आप उनको कहेंगे कि ये डिस्क्रिपेंसीज चल रहे हैं, इनको ठीक कर दीजिए, और थोड़ा टाइम आप दोगे उनको कि ठीक करने के लिए टाइम दोगे, और अगर ठीक नहीं किया तो आप वार्निंग देंगे, और तब भी उन्होंने ठीक नहीं किया तो आप बंद कर देंगे। तो एक सीक्वेंस है, और अगर आपने कुछ डिस्क्रिपेंसी निकाली है और तुरंत ही बंद कर दिया तो ये अनजस्ट है। So do you think they are going way too fast in putting up regulations? नहीं, I mean, मेरे ख्याल में रेगुलेशंस हैं, और जो सुपरविजन चल रही है वो वायलेशंस निकाल के वार्निंग मेरे ख्याल में दे चुकी है, और दिस इज आफ्टर वार्निंग, तो आई डोंट सी एनी स्पीड इन डूइंग इट। सर आप दोनों के लिए एक सवाल है मेरे पास में, एक करके पूछूंगा। सर डेब्ट के बारे में क्या कहना है आपका? जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि देश में उधार कितना है। हिंदुस्तान में एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं भी आप ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन लाखों करोड़ों में शायद हम डेब्ट में हैं। क्या है इंडिया का फ्यूचर सर? आज 2024 के चुनाव आने वाले हैं, काफ़ी वादे कर रहे हैं, उसके बाद में 5 साल बाद फिर चुनाव आ जाएंगे। क्या लगता है आपको, अगर हम रिकवर कर सकते हैं तो कितना समय लगेगा रिकवर करने में, या फिर इंडिया शुड बी नाउ सीरियस फॉर फाइनेंस? हाउ डू यू सी दैट सर? अगर आप पब्लिक डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो काफ़ी ऊंची है, लेकिन क्रिटिकल लेवल पे अभी तक नहीं पहुंची है। मतलब कि मेरे ख्याल में 83% है जीडीपी का, अगर आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके देखते हैं, तो हमें अभी क्रिटिकल नहीं है, यानी कि अब क्राइसिस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन एक आंख इस पे डालना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए, तो इसलिए डेट को कम करना चाहिए। उसके लिए बजट डेफिसिट को कम करना है, एंड आई थिंक बजट आफ्टर बजट हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्लाइड पाथ है बजट डेफिसिट को कम, बोथ सेंट्रल डेफिसिट और स्टेट डेफिसिट दोनों को कम करना है। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, बट आई थिंक यू कांट बी कॉम्प्लिसेंट। आपका कहना है सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, टिल व्हेन अकॉर्डिंग टू यू, टिल व्हेन वी वुड बी एबल टू बी इन कंट्रोल एंड वुड वी बिकम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं? कब तक कंट्रोल में है? ऑब्वियसली अगर आप फिजिकल प्रॉफिलिकेसी मतलब आप बहुत ज़्यादा लूज फिजिकल पॉलिसी चलाएंगे तो कभी ना कभी डेंजर में आ सकते हैं, और इसमें कोई पैनिक क्रिएट करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है जितना हमें लगता है। बट हाँ, ये मगर सच है कि जो डायरेक्शन में जो पॉलिसी जा रही है, स्पेशली अराउंड इलेक्शंस, उसमें एक चर्चा होनी चाहिए बुद्धिजीवियों के स्तर पे, मीडिया के स्तर पे। और अगर आप इलेक्शंस का कवरेज देखेंगे तो एक्चुअली ये बात नीचे जा चुकी है, लोगों को ये समझ में आ रहा है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इलेक्शन में जो कवरेज देखेंगे, जब लोगों से जाके मीडिया ने बात की है, तो लोगों को समझ में, एटलीस्ट यंग लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर भार आएगा। ठीक है, अभी तो जो 20 साल का है, 20 साल बाद अगर डेट हुआ तो उनको ये समझ में आ रहा है, लेकिन इसका तोड़ जो है ये थोड़ा इंस्टेंट नहीं है। इसका तोड़ ये है कि हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देयर आर लिमिट्स टू सम सर्टन काइंड ऑफ स्पेंडिंग, और जो है हमें क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग बदलना पड़ेगा कि हमें इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर करने के बजाय हमें एक्चुअली इनकम सपोर्ट, अच्छी एजुकेशन, जो हम किताब में लिखते हैं कि बेसिकली हमें फोकस करना चाहिए कि क्या हम हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज उसमें लिमिट आप टच कर जाएंगे। लेकिन हेल्थ एजुकेशन क्या होता है कि अगर वही पैसा उस पर भी खर्च कर रहे हैं तो उसका पे ऑफ बहुत लॉन्ग टर्म होता है। ये नहीं कि आपको 1000 रुपए दिए, हमने ये नहीं कह रहे कि आप पैसे मत दीजिए लोगों को, लेकिन उसका क्या होता है, कंजम्पशन हो जाती है, आपने पैसा लिया, लेकिन वही पैसा अगर वो अपने हेल्थ पे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे लगा रहे हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत होता है। एक सवाल आप ही से लेंगे। राजस्थान में अभी चुनाव हुए सर, ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि कोई गवर्नमेंट अगर आउटगोइंग है तो वो एक बहुत बड़ा डेब्ट छोड़ के चली जाती है।
कमिंग गवर्नमेंट के लिए? राजस्थान में आप चुनाव की बात करें, अभी चुनाव हुए, हजारों करोड़ों का जो है एक डेट नई सरकार बीजेपी सरकार के ऊपर आ चुका है। पॉलिसीज इनको बनानी पड़ती हैं, काफ़ी समय 1-1.5 साल 2 साल हम जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि अभी तो हमें पिछला जो है रिकवर करना है। एटलीस्ट आधा टर्म जो है किसी भी गवर्नमेंट का इसमें निकल जाता है ब्लेम्स करने में और रिकवरी करने में। क्या लगता है सर, कानून इस तरह के नहीं होने चाहिए कि आउटगोइंग गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा इसको एटलीस्ट 50% रिकवरी या इम्प्रूव करके जाए? सी, कानून इन चीज़ों में लगाना बहुत कठिन चीज़ है। ये एक सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे कानून का क्या मतलब होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब रघु थे एक कानून बना रहे हैं कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसे बहुत सोच समझ के बुद्धिजीवियों से बात करके, ऑल स्टेक होल्डर से बात करके, कि आप एक कानून बना देंगे कि अगर इससे ज़्यादा डेट नहीं हो सकता तो उसकी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हम किताब में से पंजाब का उदाहरण देते हैं। पंजाब, उसके फिर हम राजस्थान की तुलना करते हैं। पंजाब में जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है कि इतने सालों से आपने स्पेंडिंग की है बेसिकली सब्सिडीज पे, जो आफ्टर अ वाइल वेस्टफुल है। आप पावर सब्सिडीज दे रहे हैं रिच फार्मर्स को, ठीक है, आप एमएसपी दे रहे हैं रिच फार्मर्स को। अगेन एज अ सब्सिडी एज अ कॉन्सेप्ट टू फार्मर्स गलत आइडिया नहीं है, बट पंजाब का डेट इतना बढ़ गया है कि अब हम जो हमारी किताब के लिए हम एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से वहाँ बात कर रहे थे काफ़ी सारे, एक्चुअली उनके पास हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा खर्च करने के लिए कमी हो गई है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स ही किए जा रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक बट इसमें एक ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इतना। किसी भी गवर्नमेंट का मतलब देयर शुड, डोंट यू थिंक देयर शुड बी एनी सम पॉलिसी एट दिस पॉइंट? देयर शुड बी अ डिस्कशन, देयर शुड बी अ सीरियस डिस्कशन कि हम लोग सरकार का पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, किस उसका क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग क्या है। बिकॉज इंडिया में क्या है कि अभी स्पेंडिंग जो है इट इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर जॉब्स। अगर लोगों के पास अच्छी नौकरियां होंगी तो उनको ट्रांसफर का इतना ज्यादा इंसेंटिव नहीं होगा, वो खुद ही। तो प्रॉब्लम यह है कि अभी जो है ऐसा एक तथ्य माना जा सकता है कि टू सब्स्टिट्यूट फॉर द लैक ऑफ जॉब्स हमारा कंपैरेटिव पॉपुलिज्म थोड़ा ज्यादा हो रहा है इलेक्शंस के टाइम। अगर आप एक्चुअली एक अच्छी नौकरियां लोगों को प्रदान कर पाएंगे तो इसका नेसेसिटी भी कम हो जाएगा। अभी सर मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, चुनाव से जस्ट पहले काफी कैंप्स लगे। राजस्थान में एक बड़ा फेमस कैंप हुआ महंगाई राहत कैंप, उसके बाद में राजस्थान में भी कई फ्रीबीज आए, कई चीज़ें आई। 126 करोड़ के टी शर्ट के पैकेजेस खरीदे। तो एक तरह से जो है एक्यूमुलेशन बहुत बड़ा हो गया एक अमाउंट का। नेता आते हैं, सदन में जाते हैं, हंगामा हर बार हर सदन की तरह एक ही हंगामा होता है कि ये हम पे उधार छोड़ के गए हैं। ये हर 5 साल का हंगामा है सर, पिछले 20-25 साल से ये हंगामा ही चलता आ रहा है। कैसे इससे रिकवर, क्या टिप आप देंगे एज अ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, हाउ टू वर्क अपॉन दिस? मेरे ख्याल में एक सॉल्यूशन है, वो है डेट टारगेट। वो सेंटर के लिए भी आई थिंक फाइनेंस कमीशन ने प्रपोज किया, नहीं एक डेट कमीशन जो एनके सिंह के नीचे था, और स्टेट्स के लिए भी एक डेट टारगेट है कि इतना डेट से ज़्यादा, हाँ, सम काइंड ऑफ कैप, कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर जाओगे तो कोशिश करना है कि डेट को कम करना है। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ डिस्कशन होनी चाहिए बिटवीन द स्टेट एंड द मार्केट, स्टेट एंड सेंटर, and how to make it operational is worth discussing. So last question for both of you. काफ़ी रेड्स देखने को मिल रही हैं, फाइनेंस एजेंसी भी, ईडी, आईटी, हर जगह रेड्स मारी हैं। हालांकि ये चुनावी मुद्दा है क्योंकि चुनाव वाली स्टेट्स में मैक्सिमम रेड देखने को मिलती है। सर हमसे जानना चाह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्टर्स अगर हैं, सरकार को अगर पता है डिफ़ॉल्टर्स, तो एक्शन जो है वो सिर्फ, क्या लगता है आपको, पब्लिक का एक रुझान अपनी तरफ लेने के लिए एक्शंस हो रहे हैं, या फिर ये एक्शंस बाद में कुछ फ्रूटफुल रहेंगे हिंदुस्तान के लिए? क्योंकि कई ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जो आज तक हिंदुस्तान में वापस उन्होंने पैर भी नहीं रखा है। कैसे देखते हैं इन एजेंसीज के एक्शंस को? देखिए, एज अ रूल आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टैक्स अथॉरिटी के लिए, वो होती है प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर आप पर्सन ए के पीछे भी जा रहे हैं तो आप पर्सन बी जिन्होंने एग्जैक्टली सेम किया है उनके पीछे भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा टैक्स अथॉरिटी, एक दो चीज़ें, एक तो टैक्स अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होनी चाहिए टैक्स रिकवरी, ठीक है, उनका होना चाहिए टैक्स कलेक्शन। एक गुड टैक्स एजेंसी होती है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, सब विलिंगली टैक्स दे रहे हैं, टैक्स आ रहा है और उसको सरकार यूज़ कर रही है, और रिकवरी बहुत रेयर केसेस में होती है। दूसरा होता है टैक्स या ईडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, कि आप उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो
आपसे रुझान नहीं रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है या इंडस्ट्री के हैं, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। ये पहले भी हुआ है भारत में, अब शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है, बिकॉज आप जो हैं इलेक्शंस फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाते हैं, चाहे वो इलेक्शन फंडिंग की बात हो या वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बात हो। ये लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स सेम होने चाहिए सबके लिए। अगर इस क्राइम के लिए पर्सन ए जेल जा रहा है तो बी को भी आपको देखना पड़ेगा, तो या फिर अगर आप ए को थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो बी को भी टाइम देना पड़ेगा। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बोथ टैक्स कलेक्शन, टैक्स रिकवरी एंड इट्स पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। सर, लाखों लोगों का सवाल है, मैं तो जरिया बन रहा हूँ खाली उसका। हमारा जो पैसा है जो बाहर गया हुआ है, बाहर के जो डिफॉल्टर्स हैं, अभी जब माल्या की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, क्या आपको लगता है कि इन एनी टाइम कमिंग सून विल देयर बी एनी एक्शन ऑन देम एंड सम काइंड ऑफ अ रिकवरी दैट हैज टू बी मेड? कुछ होगा आपको क्या लगता है? एक्शन तो जारी है। दे ट्राइंग टू गेट देम बैक. They have to work with the laws of that country. They can't create. Years. It's been years, but that's the way those countries operate. I think you shouldn't let go. You should keep trying to get them, because ultimately bringing a few of them back will be a signal to everybody else कि you cannot default and then leave. But I think we should also ensure that action is taken quickly. Problem ये है कि the scam takes place and no action is taken for 2-3 years. Then you start. By that time it's late. Trail has gone cold. So when I was at the RBI, we were trying to get action to be taken quickly. First the bank to note, then the investigative agencies to come, and then try and catch the culprit. Now, It should be as quickly as it possible. should be as quickly as possible, otherwise it's very, very hard. And then we have to respect the laws of other countries, so we have to work with their system, but we have to employ the best lawyers to get a few of these big people back. What do you have to say about the currency notes? My last question for you. The currency notes have been kept changing in last 10 years. 2000 का नोट आया, वो गया, अब रंग बिरंगे नोट आ गए हैं हमारे पास में। आगे और क्या इंडिया के पास और क्या प्लान्स हैं? नोट्स कुछ बंद होंगे, कुछ आएंगे, बड़ी करेंसी डिनोमिनेशंस आएंगे, सिक्के हैं बंद होंगे? 10 के सिक्कों को लेकर सर आप आज ये क्लियर कर दीजिए। 10 के सिक्के को लेकर काफ़ी बड़ा फिनोमेना है। छोटे मार्केट की बात करें, इंडिया छोटा मार्केट है, वही हिंदुस्तान है सर। छोटी दुकानों पे आज अगर मैं भी जाके किसी को 10 का सिक्का देता हूँ, सर ये मत दो, नोट दे दो या ऑनलाइन कर दो। एक का सिक्का का भी What is the problem? I don't want to comment on the current currency, but थोड़ा stability तो होना चाहिए. That is right. ये सिर्फ रूमर्स की वजह से लोग नहीं लेते हैं कि बंद होने वाला है, या ये रूमर्स की वजह से हो रहा है? नहीं, I think we need a statement in general कि जो currency है वो टिकेगा. We are not going to withdraw currency, otherwise there's uncertainty. And I think RBI regularly takes out notes. जो पुराने notes हैं, they are withdrawn and new notes come in. So I think we should let that process take place. If you think some note is not working, let it go out gently. वो demonetize मत करो. Just let it slowly get out, and people then will not get frightened. What does this demonetization mean? क्या मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा to recover the money? So I'm not. I think stability is important. सर, क्या ये नोट बंद होने वाले हैं? कुछ ऐसे नोट या कुछ चेंज है फाइनेंस सेक्टर में करेंसी को लेके? आप when you left RBI, what was the last plan that you had planned for the India's finance and currency, if we talk about this, because काफ़ी समय से ये एक फिनोमेना चलता आ रहा है, लोग परेशान हैं इस चीज़ों को लेके, और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा एक दिन में ख़त्म हो जाता है। No, I think this change in currency notes was in the works, and I think it's better to have currency notes of different color. Yeah. That way you don't make mistakes. Is it better or hard cash is better? No, both have their uses. I don't think you want to demonetize and take away hard cash. Eventually people will stop using it. So right now a lot of poor people don't have credit cards, don't have debit cards. वो कैश के इस्तेमाल करते हैं. एक व्यक्ति थे सर बीजेपी को, उनका ये कहना था कि नोट जाने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो सिग्नल पे लोग खड़े होते हैं पैसे मांगने के लिए, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। या तो वोट डिजिटली एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बैंकिंग अकाउंट्स नहीं खुलेंगे।
ऐसे व्यक्ति के लिए सर क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, बिकॉज दैट पॉपुलेशन इज ह्यूज स्पेक्ट्रम। स्वीडन में क्यूआर कोड दिखाते हैं, वे जो बेगर्स हैं ना स्ट्रीट पे, वो क्यूआर कोड दिखाते हैं और फिर आप उनको पैसे देंगे। देयर इज नो रीजन व्हाई दी आई एम नॉट सेइंग कि हम इस तरह जाएंगे, बट देयर इज नो रीजन व्हाई दैट फेलो आस्किंग शुड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट। He can have a bank account. The problem is once you know he has a bank account, then you think maybe he इतना गरीब नहीं है। So last question for India's layman, best finance advice, best advice to invest for someone lower than middle class. What do you have? अगर आप लोअर देन मिडिल क्लास से क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत डालिए। आई फील लाइक कि बहुत सारा हम सुन रहे हैं कि बहुत बट जनरली बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेव करिए पैसा, बैंक में सेव करिए, घर पे पैसा ज़्यादा मत रखिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी हाँ, सो अगर आपको हाँ एग्जैक्टली अगर आपको थोड़ा सा सेविंग हो रहा है तो उसका एफडी बनाने की सोचिए, नेशनल सेविंग्स करिए। अगर आप लोअर देन मिडिल क्लास है तो मे बी इक्विटीज टू रिस्की फॉर यू, मतलब मेरा ये मानना है। मतलब अगर आप एक इनकम के स्तर से नीचे हैं और इंडिया में ट्रेडिशन है गोल्ड खरीदने का, तो केयरफुली खरीदिए। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं खरीदिए, कि आप थोड़ा इन्फॉर्म कर लीजिए अपने आप को कि गोल्ड मार्केट कहाँ पे है बिफोर यू बाय गोल्ड। ये थे रघुराम राजन और रोहित लांबा, जिनका ये कहना है कि इंडिया का फाइनेंस सेक्टर गति से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेप्ट है सरकारों के ऊपर, उस पर काम करने की ज़रूरत है, एक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, इस पर बात हो सकती है, नेताओं को सदन में इस पर बात करने की ज़रूरत है। एंड जो सिग्नल पे हमारे यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका जो पैसा जो रिसीव हो रहा है, लिक्विड मनी जो है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में बने रहना चाहिए, ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको टच कर सके।